हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विज्ञान विषय की यहाँ पर चर्चा करेंगे। एंड विज्ञान विषय में इकाई 1 दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो इस इकाई के अध्ययन के पश्चात कुछ बातें स्पष्ट होंगी, जिनमें से पहली है दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका, वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिकों का योगदान, प्रौद्योगिकी की अवधारणा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की देन, विज्ञान प्रौद्योगिकी का अंध विकास समाज के लिए घातक है। तो ये कुछ बातें हैं जो इस इकाई के अध्ययन के पश्चात स्पष्ट हो जाएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं मानव की। तो मानव की जो प्रवृत्ति होती है वो जिज्ञासु होती है। विज्ञान हमें अपने चारों ओर की वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में नए ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है। विज्ञान ने हमारे वर्तमान ज्ञान और साधनों में सुधार किया है। मनुष्य में हर चीज को सुनने समझने की एक उत्सुकता होती है। विज्ञान की शुरुआत इसी उत्सुकता से होती है। यह उत्सुकता देखने, छूने, सूंघने, स्वाद चखने या सुनने के कारण होती है। उत्सुकता के कारण हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। प्रश्न और जिज्ञासाओं के समाधान से ही विज्ञान का जन्म होता है और इन्हीं का निदान वैज्ञानिकों की देन है। ठीक है? तो अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पर वैज्ञानिक जिज्ञासाओं का कि किस प्रकार से हम समाधान कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक विधि, आप रोज देखते हैं कि अगर कोई चीज हवा में उछाले या फेंके तो यह जमीन पर गिर जाती है। क्या ऐसा हर जगह और हर चीज के साथ होता है? यह जानने के लिए आप कई तरह की चीजों के साथ विभिन्न स्थानों पर प्रयोग करते हैं। ऐसा करने पर आप पाएंगे कि हर तरह की चीजें, चाहे वो फूल हो, पत्थर हो, सिक्के हो, कपड़े हो, जहाँ से गिराएँ, वापस ज़मीन पर ही गिर जाता है। इसका कारण वैज्ञानिक सर आइज़ैक न्यूटन ने बताया था कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, मतलब वहाँ पर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। आसपास की दुनिया में बहुत सारे सवाल हमारे सामने आती हैं, जैसे चिड़िया हवा को चीरती हुई उड़ती है, कैसे? मोमबत्ती फूँकने पर बुझ जाती है, प्रेशर कुकर में दाल जल्दी क्यों पकती है? इस प्रकार की जिज्ञासाओं का उठना स्वाभाविक है। वैज्ञानिक पहले किसी चर्चा पर विचार करते हैं, फिर उससे संभावित कारण का अनुमान लगाते हैं। तत्पश्चात प्रयोगशाला में प्रयोग, अवलोकन व परीक्षण करते हैं। इसके बाद जांच विश्लेषण के द्वारा निष्कर्ष निकालते हैं और फिर उससे समाज को लाभान्वित करते हैं। कुछ समस्याओं का वैज्ञानिक विधि से विश्लेषण करते हैं। तो वैज्ञानिक विधि के यहाँ पर निम्नलिखित चरण है। पहले अगर हम बात करें तो मनुष्य की, अगर हम बात करें तो मनुष्य क्या होती है? जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। तो पहले यहाँ पर आ जाएगी जिज्ञासा होती है। जब जिज्ञासा आएगी तो मनुष्य क्या करेगा? प्रश्न करेगा। प्रश्न करने के बाद उसकी परिकल्पना करेगा। जब परिकल्पना होगी तो वो फिर परीक्षण करेगा। परीक्षण के बाद उस चीज का, किसी वस्तु का निरीक्षण करेगा। निरीक्षण के बाद अभिलेखन, फिर उसका विश्लेषण करेगा, फिर उसको कई भागों में वर्गीकरण कर देगा। एंड वर्गीकरण करने के बाद पुनः विचार, निष्कर्ष और फिर नए प्रयोग। तो वैज्ञानिक विधि केवल वैज्ञानिकों के लिए ही नहीं, अपितु प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु भी आवश्यक है। जैसे कार खराब होने पर मिस्त्री द्वारा जांच करना, खेत में फसल बोने के पूर्व किसान द्वारा खेत तैयार करना। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक खोजों में भारतीयों का क्या योगदान रहा है। तो अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में भी हमारे यहाँ पर बहुत ही वैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने बहुत ही जो वैज्ञानिक खोज है उनका नेतृत्व किया है। तो पहले हम बात करते हैं चरक की। बात करें तो चरक जड़ी बूटियों को दवा के रूप में प्रयोग करने वाले महान चिकित्सक थे, एक डॉक्टर थे। तथा सुश्रुत प्राचीन काल के महान शैल चिकित्सक थे। आर्यभट्ट ने पाई का आविष्कार किया था, जिसका मान हमने 3.14 दिया है, किसने? आर्यभट्ट ने। तथा श्रीधराचार्य वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ थे। तो यहाँ पर कुछ चित्र भी दिए गए हुए हैं। अगर हम विक्रम साराभाई की बात करें, सर सीवी रमन की बात करें, डॉक्टर एस रामानुज की बात करें, होमी जहांगीर बाबा की बात करें एंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें, तो ये हमारे प्राचीन काल के वैज्ञानिक हैं। जो हमने यहाँ पर चरक की बात की है, सुश्रुत की बात की है, आर्यभट्ट है और श्रीधराचार्य जी हैं। और ये हमारे आधुनिक युग के वैज्ञानिक हैं। जो यहाँ पर चित्र आपको दिख रहे हैं, ये हमारे आधुनिक युग के वैज्ञानिक हैं। तो आधुनिक वैज्ञानिक खोजों में भी भारतीय वैज्ञानिकों का बहुत ही अभूतपूर्व योगदान रहा है।
जैसे अगर हम जगदीश चंद्र बसु बोस ने पौधों की संवेदनशीलता का सबसे पहले पता लगाया था। सर सीवी रमन, एस रामानुजन, एस एन बोस, मेघनाथ साहा, टी आर शेषाद्रि, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई आदि भारतीय वैज्ञानिकों ने विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक खोजों द्वारा विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। प्रक्षेपण निर्माण, रॉकेट साइंस की अगर हम बात करें तो उसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर कस्तूरी रंजन आदि भारतीय वैज्ञानिकों की विशेष उपलब्धि रही है। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक खोजों में विदेशी वैज्ञानिकों का योगदान क्या रहा है। तो अगर हम विदेशी वैज्ञानिकों की बात करें तो उनका भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। जैसे उदाहरण के लिए हम एडवर्ड जेनर द्वारा रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन का निर्माण, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन की खोज, पोलिश वैज्ञानिक क्यूरी तथा मैडम क्यूरी द्वारा रेडियम और पोलेनियम की खोज, गैलीलियो ने दूरबीन, थॉमस एडिसन ने ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब, मार्कोनी ने रेडियो, ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम का आविष्कार किया। ये जितनी जो भी हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर वैज्ञानिक खोजों की, विदेशी विदेशी वैज्ञानिकों का योगदान क्या रहा है या भारतीय वैज्ञानिकों का क्या योगदान रहा है, भारतीय आधुनिक वैज्ञानिकों का क्या योगदान रहा है और भारतीय प्राचीन काल के वैज्ञानिकों का विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है, ये सारे हमारे यूपी डीएलएड या अगर हम बात करें यूपी टीईटी की बात करें तो वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर ये आदि लघु उत्तरीय क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, एक लाइन के क्वेश्चंस में जो एक नंबर के होते हैं और दूसरा हमारे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, ठीक है? बहुविकल्पी क्वेश्चंस में भी। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण, वोल्टा ने प्राथमिक विद्युत सेल, माइकल फैराडे ने डायनेमा, विलियम फ्रांसिस ने एक्सरे का, फर्मी ने परमाणु भट्टी, जॉन लोगी बेयर्ट ने टेलीविजन की खोज की। ये यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए गए हैं। अगर हम अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें और सर आइजैक न्यूटन की बात करें। अब हम बात करते हैं प्रौद्योगिकी की अवधारणा की बात करें। हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की। तो मनुष्य का जो मस्तिष्क है, अन्य सभी जीवधारियों की अपेक्षा अधिक विकसित है। मनुष्य अपने विचार शक्ति का उपयोग प्रकृति में होने वाली विभिन्न घटनाओं को जानने में करता रहा है। इस प्रकार एकत्रित ज्ञान का उपयोग मनुष्य ने अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तथा जीवन को आरामदायक और आनंदमय बनाने के लिए किया है। आपने देखा होगा, लुढ़काकर तने या सिलेंडर जैसी वस्तुओं को ले जाने में घर्षण बल कम लगता है, अतः लुढ़काकर ले जाना सरल है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके अगर हम बात करें बैलगाड़ी की, अगर हम बात करें तो बैलगाड़ी द्वारा कम ऊर्जा व्यय करके भारी बोझ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो बैलगाड़ी का जो चक्का होता है, पहिया होता है, वो सिलेंडर की भांति ही हम उसको वहाँ पर जो ले जाते हैं तो घर्षण बल वहाँ पर कम लगता है। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, कन्वर्जन बात करें इंग्लिश में, तो विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। अब यहाँ पर विज्ञान और साइंस और टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, रिलेशन बिटवीन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या देन है, तो इस युग में अगर हम बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों में नए नए आविष्कार हुए हैं। विज्ञान ने प्रौद्योगिकी तथा प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया है। वास्तव में प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान एक दूसरे पर ही आश्रित हैं। प्रौद्योगिकी का विकास विज्ञान के नियम तथा सिद्धांतों के दैनिक जीवन में उपयोग से होता है। यही कारण है कि प्रौद्योगिकी को व्यवहारिक ज्ञान भी कहते हैं। इसी प्रकार विज्ञान का जितना अधिक विकास होता है, उतना ही उत्तम प्रौद्योगिकी विकसित होती है। सर जेम्स वॉट के भाप इंजन के आविष्कार का फल है कि भाप के इंजन से रेलों तथा बड़े जहाजों का निर्माण हुआ। जब पेट्रोल उपलब्ध हो गया तो ऐसे हल्के इंजन बनाना संभव हो सका जो बहुत शक्तिशाली थे। इन इंजनों का उपयोग हवाई जहाज बनाने के लिए किया गया। आजकल नित्य नए नए प्रकार के हवाई जहाजों का विकास हो रहा है। भारत ने भी चालक रहित लड़ाकू विमान बना दिए हैं। लंदन से न्यूयॉर्क तक की यात्रा मात्र 3 घंटे में सुपरसोनिक जेट द्वारा तय की जा सकती है। जंबो जेट एयरक्राफ्ट 1 घंटे में लगभग 900 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। हेलीकॉप्टर 1 घंटे में 250 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। समुद्री मार्ग से माल तथा सवारी ढोने के लिए बड़े-बड़े जहाज़ों का भी प्रयोग होता है। बीमार होने पर पहले लोग अधिकतर घरेलू उपचार करते थे। इससे पहले लोगों का असमय निधन हो जाया करता था, परंतु अब लगभग सभी गाँव में प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर
डॉक्टरों द्वारा जांच कर इलाज किया जाता है। आजकल बड़े-बड़े चिकित्सालयों में विभिन्न प्रकार के रोगों से संबंधित जांच की सुविधाएं भी उपलब्ध हो गई हैं, जैसे खून, पेशाब, मल की जांच, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड कराकर उचित उपचार किया जा रहा है। स्कैनर द्वारा मस्तिष्क की जांच की जाती है। शरीर के अंदर के भागों की जांच करने की मशीन इंडोस्कोप का प्रयोग होता है। पहले टेलीफ़ोन की सुविधा नहीं थी। लोग संदेशवाहक पत्र या टेलीग्राम से एक दूसरे का हालचाल जान लेते थे। आज से बहुत समय पहले प्रशिक्षित कबूतरों द्वारा संदेश भेजे जाते थे। आज संदेशों का आदान-प्रदान करने के लिए फैक्स है, छपकर संदेश, इंटरनेट द्वारा ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा आदि की व्यवस्था है। गाँव-गाँव में पीसीओ, एसटीडी, आईएसडी व्यवस्था द्वारा संचार संसार के किसी भी कोने में टेलीफ़ोन द्वारा संपर्क करने की सार्वजनिक सुविधाएँ उपलब्ध हो गई। विद्यालयों एवं कॉलेजों में पहले शिक्षकों द्वारा पारंपरिक ढंग से अध्यापन किया जाता था। आजकल ओवरहेड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, इंटरनेट आधारित शैक्षणिक तकनीक का विकास हुआ है। दूरस्थ क्षेत्र में स्थित ध्वजों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योग्य शिक्षकों द्वारा गुणवत्ता परक शिक्षा एजुकेट नामक शैक्षणिक उपग्रह द्वारा संभव हुआ है। पहले के समय में गांव के चौपाल में बैठकर लोग संगीत, आल्हा आदि के माध्यम से लोगों का मनोरंजन किया करते थे। कभी-कभी गांव में नाच, नौटंकी आदि के द्वारा भी मनोरंजन हो जाया करता था। परंतु आजकल प्रौद्योगिकी की वजह से टेलीविज़न, कंप्यूटर, वीडियो गेम आदि मनोरंजन के साधन हैं। ये सभी आधुनिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की देन है। जब देश परतंत्र था, तो देश में उद्योग धंधे बहुत कम थे, किंतु आज हमारा देश औद्योगिक क्षेत्र में विकसित देशों की बराबरी कर रहा है। स्टील के उत्पादन हेतु जमशेदपुर की बात करें, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर आदि शहर में बड़े-बड़े कारखाने सरकार के नियंत्रण में खुले हैं। रिहंद में जल शक्ति से विद्युत बनाने हेतु हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन तथा ओबरा, अनपरा, पनकी, ऊंचाहार आदि स्थानों पर कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के पावर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इसी प्रकार नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए ट्राम्बे, नरोरा, राणा सागर, कलपक्कम के एटॉमिक पावर स्टेशन कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार खेती करने के तरीकों में भी परिवर्तन आया है। पहले किसान कृषि के परंपरागत तरीकों से खेती करता था तथा उसके पास सिंचाई के लिए टेकुली, रहट आदि साधन थे। विडंबना यह थी कि पर्याप्त उपजाऊ भूमि उपलब्ध होने पर भी खाद्यान्न का उत्पादन बहुत कम था और विदेशों से मांगना पड़ता था। आज कृषि के क्षेत्र में अनेक यंत्र और तकनीकी का विकास हो गया है और देश अन्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं। आपने गांव में ट्रैक्टर चलाते या चलते हुए देखा ही होगा। इसका प्रयोग हल के स्थान पर किया जा रहा है। आजकल फसल काटने की मशीन, ट्यूबवेल आदि की पर्याप्त व्यवस्था हो गई है। उन्नत के प्रकार शोध बीज, यूरिया, सुपर फास्फेट जैसे रासायनिक उर्वरकों के द्वारा कृषि उपज बढ़ाने में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। अब हम विदेशों को अन्न का निर्यात भी कर रहे हैं। ये सब कुछ हासिल हुआ है किससे? हरित क्रांति के द्वारा संभव हुआ है। ठीक है? तो आधुनिक कृषि उपकरणों अब यहाँ बात करें हरित क्रांति की तो एक क्वेश्चन आ सकता है आपका अति लघुत्तरी क्वेश्चन में हरित क्रांति किसे कहते हैं? तो आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतिशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। आजकल सब्जी उत्पादन, मत्स्य, कुक्कुट, रेशम, सूअर के पालन की आधुनिक तकनीकों का विकास हो गया है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के द्वारा उन्नत प्रकार के मत्स्य बीज एवं संश्लेषित इंजन के द्वारा 2350 किलोग्राम प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर मत्स्य उत्पादन किया जा रहा है। संतुलित आहार, सामयिक टीकाकरण, अच्छी प्रजाति की मुर्गी जैसे ब्लायर से प्रति वर्ष 100 से 150 अंडे, व्हाइट हॉर्न से 256 से 285 अंडे प्रति वर्ष प्राप्त किए जा रहे हैं। रेशम उत्पादन में भी हमारा देश आत्मनिर्भर है। इसका कारण रेशम के कीटों को शहतूत के वृक्षों पर वैज्ञानिक विधि से पाला जाना है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इस टाइप के बहुत विकल्पी क्वेश्चन एग्जाम में यूपी डीएलएड में और यूपी टेट में पूछे जाते हैं। रेशम के कीटों को शहतूत के वृक्षों पर वैज्ञानिक विधि से पाला जाता है। चोरों के रख रखाव की नवीन विधियां विकसित हो चुकी हैं, जिससे संतुलित और सामयिक टीकाकरण से उन्नत प्रजातियों के स्वस्थ सूअरों का पालन संभव हो रहा है। वैज्ञानिक तकनीकी विकास के साथ पर्याप्त मात्रा में मछलियाँ, अंडे आदि का उत्पादन किया जा रहा है। इससे हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या को पौष्टिक आहार उपलब्ध हो रहा है तथा विदेशों में इनका निर्यात करके विदेशी मुद्रा भी अर्जित करने में सफलता प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार सोलर कुकर
जैसे ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग व्यापक रूप से हो रहा है। इसमें गृहिणी दाल, चावल आदि रखकर सूर्य के प्रकाश में पकने के लिए रख देती हैं तथा अपना ज़रूरी कार्य भी करती रहती हैं। सोलर कुकर में लगभग 2 घंटे के बाद दाल-चावल पककर तैयार हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में कैसे क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। तो पहले हम बात करें औद्योगिक क्रांति की। यहाँ पर एक लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी आता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में कौन-कौन से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम क्रांतिकारी परिवर्तन की बात करें, तो यहाँ पर औद्योगिक क्रांति में परिवर्तन हुआ है। आज हमारे देश पे छोटी-छोटी मशीनों से लेकर बड़ी-बड़ी मशीनों का निर्माण हो रहा है। रेल इंजन हो, हवाई जहाज, छोटे या बड़े जलपोत हो, उत्पादक मशीनें हों, मशीनों को तैयार करने वाली भारी मशीनें सब हमारे देश में बनने लगी। लड़ाकू विमान हो, युद्धपोत हो, पनडुब्बी हो या विभिन्न प्रकार के जो रॉकेट साइंस है, रॉकेट्स हैं, विमान भेदी तोपें हैं, टैंक है आदि के निर्माण में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न आदि मनोरंजन के साधनों के निर्माण में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत अग्रणी राष्ट्र की भूमिका निभा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में भारत का स्थान विश्व के 6 प्रमुख राष्ट्रों में है। दूसरा है आपका जनसंचार क्षेत्र में क्रांति। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स डाक सेवा, ईमेल, इंटरनेट का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। इससे जनसंचार क्षेत्र में क्रांति आ गई है। कंप्यूटर, ईमेल, इंटरनेट का क्या अर्थ है? अगर हम बात करें तो कंप्यूटर क्या है आपका? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जिसे अनेक उपयोगी एवं जटिल कार्य सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। व्यापक स्तर पर कंप्यूटर का उपयोग रेल आरक्षण, आंकड़ों का रख-रखाव, गणना, टाइप आदि अनेक प्रकार के कार्य करने में किया जा रहा है। इंटरनेट यह कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है, जिससे कि हजारों छोटे-छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। इसकी सहायता से हम कमरे में बैठे विश्व के विभिन्न देशों तथा किसी भी विषय से संबंधित सूचनाएँ एवं आंकड़े पल भर में प्राप्त कर सकते हैं और उनका संग्रह भी कर सकते हैं। तीसरे हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स डाक सेवा मतलब ईमेल की अगर हम बात करें, तो यह कंप्यूटर एवं इंटरनेट आधारित संचार की महत्वपूर्ण युक्ति है। इसके द्वारा कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से अन्य देश के कंप्यूटरों को सूचना, संदेश आदि का आदान-प्रदान किया जा सकता है। यह एक देश से दूसरे देश को संदेश भेजने का सबसे सस्ता साधन है। जैसे भारतवर्ष में सिंगापुर को संदेश अत्यंत कम शुल्क पर पल भर में भेजा जा सकता है। अगर हम कृषि की बात करें, कृषि के क्षेत्र में भी बहुत ही औद्योगिक क्रांति हुई है। जनसंख्या विस्फोट से भूमि पर दबाव बढ़ा है, जिसके कारण खाद्यान्न की समस्या मानव के लिए एक विशेष प्रकार की चुनौती के रूप में खड़ी हुई है। किंतु कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों जैसे ट्रैक्टर, अच्छे प्रकार के हल, ट्यूबवेल, कीटनाशक दवाओं, उन्नत कोट के बीज, रासायनिक उर्वरकों आदि के प्रयोग से कृषि उपज में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप हम अपनी बढ़ी हुई जनसंख्या को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ-साथ विदेशों को भी खाद्यान्न निर्यात करने में सफल हुए हैं। ईंधन की बात करें तो पेड़ की सूखी पत्तियाँ, गोबर से तैयार उपले, लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल आदि बहुत पहले ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। इनके प्रयोग में बहुत अधिक समय और श्रम लगता है। वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी जैसे ईंधन का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनके आवागमन के उत्तम साधन उपलब्ध हैं। इनके प्रयोग से समय और श्रम दोनों की बचत हो रही है। फलस्वरूप ईंधन के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। चिकित्सा क्षेत्र की अगर हम बात करें, चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत तीव्र गति से विकास हुआ है और हो रहा है। जिसे हम हैजा, मियादी बुखार आदि के सफल इलाज हेतु नई औषधियों की खोज कर रहे हैं। और खोज हुई भी है। इनका पर्याप्त उत्पादन हो रहा है। चेचक, हैजा, काली खाँसी, पोलियो, टीबी की रोकथाम हेतु उपलब्ध प्रतिरोधी टीकों का विकास हुआ है और अभी अगर हम बात करें तो कोरोना की भी रोकथाम के लिए टीकों का विकास हुआ है। अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे, एंडोस्कोपी आदि का शरीर के अंदरूनी भागों की जाँच में प्रयोग हो रहा है। इनसे घातक बीमारियों की रोकथाम में तीव्र गति से सफलता मिली है। फलस्वरूप चिकित्सा के क्षेत्र में भी क्रांति आ गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध के क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत तेजी से उन्नति की है। इससे एक नई क्रांति आई हुई है। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण हमारे देश में हो चुका है। इनका सफल प्रक्षेपण भी हुआ है और इसरो ने 104 जो हमारे प्रक्षेपण एक एक साथ 104 जो सैटेलाइट है उनका प्रक्षेपण भी किया है।
मिसाइलों का प्रयोग दूसरे देशों द्वारा आक्रमण होने पर उनके युद्ध अस्त्रों को नष्ट करने में होता है। इनसे हमारे देश की प्रभावी ढंग से सुरक्षा होती है। युद्ध की स्थिति में रॉकेट द्वारा मिसाइलें छोड़ने की तकनीक ने हमारे देश में सफलता प्राप्त की है। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में उपग्रहों को स्थापित करने के लिए रॉकेट प्रौद्योगिकी का विकास किया है। अंतरिक्ष में भेजने के लिए इनकी विशेष रचना की गई है। भारत ने कृत्रिम उपग्रहों को विकसित करने तथा उन्हें पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की प्रौद्योगिकी में भी महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की हैं। भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की अगर हम बात करें, इसरो की बात करें तो मिसाइल और जो रॉकेट साइंस वगैरह ये सारी चीज़ें जो भारत में ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्थान है, इसरो द्वारा किया जाता है। इसे संक्षेप में हम इसरो भी कहते हैं। यहाँ कृत्रिम उपग्रहों को डिजाइन करके निर्माण किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह भी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। कृत्रिम उपग्रहों से न केवल दूरसंचार व्यवस्था में अभूतपूर्व विकास संभव हो पाया है, वरन सुदूर संसूचन इस रिमोट सेंसिंग में भी हम विश्व में अग्रणी हो गए हैं। हमने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। परमाणु ऊर्जा तथा उससे संबंधित शोध कार्यों के परिणाम स्वरूप अनेक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इनसे विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा का उपयोग चिकित्सा तथा कृषि क्षेत्र में अनेक लाभकारी कार्यों के लिए किया जा रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं हुआ है, बल्कि इसके बहुत सी हानियां भी हुई हैं। बड़े-बड़े उद्योगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इनसे निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ प्रायः बिना उपचार किए नदियों में बहा दिए जाते हैं, जिससे जल प्रदूषण होता है। भूमि में भी विसर्जित कर दिए जाते हैं, जिसके कारण नदियों का जल वो क्षेत्र प्रदूषित हो रहा है। कृषि उपज बढ़ाने के लिए उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाओं का अत्यधिक प्रयोग करने से मृदा प्रदूषण की भी समस्या उत्पन्न हो रही है तथा भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम हो रही है। मनोरंजन के साधन बढ़ जाने से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। स्वचालित मशीनों के प्रयोग से कारखानों में मजदूरों की आवश्यकता कम पड़ती है, जिसके कारण बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हुई है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, फलस्वरूप जंगलों का विनाश हो रहा है, वातावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके कारण अनेक प्रजाति के जंतुओं, जैसे बाघों की संख्या में कमी हो रही है तथा उनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से होने वाली हानियों से बचने के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से दोहन करना होगा तथा नए आविष्कारों का उपयोग समाज की उन्नति के लिए करना होगा। इस बात की जन जागरूकता होनी चाहिए कि विज्ञान के अनुप्रयोग की प्रक्रिया में पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े। तो ये हमने पहली इकाई में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में हमने चर्चा किया है। अब यहाँ पर अगर हम मूल्यांकन की बात करें, तो आपको यहाँ पर मूल्यांकन करना है और इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में अगर दें तो बहुत सही रहेगा। पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करें एक्स-रे का आविष्कार, एक्स-रे के आविष्कार के लिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। एडिसन ने, विलियम्स रेंजन ने, मार्कोनी ने, ऑटो हॉर्न ने। इनमें से किसने दिया हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। निम्नलिखित यातायात साधनों में कौन-सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की देन है? बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, साइकिल है या ऊँट है? एजुसेट क्या है? शैक्षणिक समिति है, शैक्षणिक कार्यक्रम है, शैक्षणिक उपग्रह है, इनमें से कोई नहीं है। चौथा प्रश्न है, कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को क्या कहते हैं? कौन-सी क्रांति कहते हैं? मस्तिष्क की जाँच करने की मशीन का क्या नाम है? प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? भारतवर्ष में एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ-कहाँ पर हैं? जो हमने ऊपर अभी चर्चा किया है, वहाँ पर सारे आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएँगे। भारतवर्ष में एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ-कहाँ स्थापित है? शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की देन क्या है? ऊपर दिया हुआ है। प्रौद्योगिकी के विकास में जनसंचार क्षेत्र में उत्पन्न क्रांति का वर्णन करिए। प्रौद्योगिकी की सफलता किन-किन बातों पर निर्भर करती है? स्पष्ट करें। तो ये इस तरीके के कुछ यूपी डीएलएड में प्रश्न आते हैं। अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी क्वेश्चनों में और बहु लघु उत्तरी क्वेश्चनों में आपके ऐसे क्वेश्चन्स आएँगे या यूपी टेट की बात करें तो यूपी टेट में भी क्वेश्चन्स यहाँ से बहुत पूछे गए हैं। एक्स-रे का आविष्कार, तो एक्स-रे का आविष्कार है, यातायात साधनों में कौन-सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की देन है? एजुसेट क्या है? आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आशा करते हैं कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर देना स्टार्ट कर दिया होगा। तो अगर हम पहले इसकी बात करें एक्स-रे के आविष्कार की अगर हम बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका विलियम्स रॉजेंस की बात करेंगे। और जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा निम्नलिखित यातायात के साधनों में कौन-सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की देन है? तो ऊपर आपने बैलगाड़ी भी पढ़ा होगा, घोड़ा गाड़ी भी है, साइकिल भी है, ऊँट भी है। तो हम प्रौद्योगिकी की बात करें
जो विज्ञान और मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी की देन कौन-सी है? इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका साइकिल होगा। अब बात करते हैं हम एजुसेट क्या है? एजुसेट आपका क्या है? एक उपग्रह है। कौन-सा उपग्रह है? शैक्षणिक उपग्रह है। और अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात करें एक लाइन में, कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हम क्या कहेंगे? हरित क्रांति कहेंगे। क्या कहेंगे? हरित क्रांति। हरित हरित क्रांति आएगा। मस्तिष्क की जाँच करने की मशीन का क्या नाम है? प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? ओके, तो प्रौद्योगिकी और ये सब एक-एक लाइन के आंसर रहेंगे, तो वहाँ पर आपको ऊपर हमने तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको ऊपर के जो पैराग्राफ हमने चर्चा किया वहाँ पर मिल जाएगा। जैसे मस्तिष्क की जाँच की अगर हम बात करें तो ये स्कैनर से हम करते हैं। प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ होगा, ठीक है? एंड भारतवर्ष में एटॉमिक सेंटर की अगर हम बात करें तो कलपक्कम है, नरोरा है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये पहला इकाई जो यूनिट है आपको पसंद आया होगा और वीडियो ऐसे हम और भी आपको अभी हम इकाई 2 की बात करेंगे, इकाई 3 की बात करेंगे, इकाई 4 की बात करेंगे। तो दूसरा वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इकाई 2 ठीक है दोस्तों?